चलो भाई, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम कोई बात करें एक सिंपल केमिकल रिएक्शन की, मान लो कोई भी सिंपल केमिकल रिएक्शन होती है तो आप कहोगे रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? ठीक है, रिएक्टेंट समय के साथ साथ घटता जाएगा, प्रोडक्ट समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था काइनेटिक्स के अंदर, लेकिन यहाँ तो आपको ऑर्गेनिक पढ़ना है। तो यहाँ आपको पढ़ना है कि भाई कोई भी रिएक्शन होगी तो हमें दो चीज़ें चाहिए, पहला रिएक्टेंट है ना, और दूसरा रिएजेंट, तभी तो आपको सोच पाओगे। देखो मान लो मैंने तुम्हें कहा अल्कोहल और एरो पे लिखा है KMnO4, तो एक बार दिमाग में आएगा अच्छा KMnO4 इसका काम तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है, ये कुछ ना कुछ करके क्या करेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया एल्डिहाइड या मैंने लिख दिया कीटोन, एरो पे मैंने लिखा निकल प्लैटिनम पैलेडियम, तो तुम्हें लगेगा ना निकल पैलेडियम पैलेडियम रिडक्शन इनके साथ, या मैंने लिख दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन है ना, हाइड्राइड साथ में वाटर, हाइड्राइड का काम है H- देना और वाटर मतलब HI आ जाएगा। तो तुम कहोगे कि भाई ना अगर हमें रिएजेंट पता चल जाए तो वो रिएक्टेंट को कहाँ ले जाएगा, ये चीज़ हमारी क्लियर है। ठीक है, तो रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट और हम प्रोडक्ट लिखते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसा थोड़ा ना होता है। कभी भी कोई भी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट और अटैक करने वाला क्या है, रिएजेंट। ठीक है, अब रिएजेंट जो भी आपको मिले पहले वो बनाएगा इंटरमीडिएट, क्या नहीं है ना, पहले वो उसको कन्वर्ट करेगा इंटरमीडिएट। हालांकि इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, 10⁻⁻6 सेकेंड के आसपास मान लो, बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्रोडक्ट, और हम कह सकते हैं कि हाँ भाई साथ में बाई प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, तो प्रोडक्ट एंड बाय, ठीक, एक्स्ट्रा जो भी बन रहा है वो क्लियर। तो एक ऑर्गेनिक के रिएक्शन की बात करूँ तो उसमें हमें चाहिए इनिशियली रिएक्टेंट, अटैक करने के लिए रिएजेंट, भाई उसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है, बीच में बनेगा इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। अब इंटरमीडिएट ही हमें पढ़ना है भाई। इंटरमीडिएट बहुत तरीके के हो सकते हैं, आपका होगी एक तो फ्री रेडिकल, कार्बन पे प्लस है तो कार्ब कैटायन, कार्बन में माइनस है तो कार्ब एनाइन, फिर नाइट्रीन भी हो सकता है, बेंजाइन भी हो सकता है, कार्बीन भी हो सकता है, ये सब अपने कोर्स में है, ये अपन को डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल, फिर कार्ब कैटायन, कार्ब एनाइन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बीन, मतलब ना कार्बन डबल डॉट कार्बीन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर नाइट्रीन, इस तरह से। ठीक है, तो इंटरमीडिएट बनेगा, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बॉन्ड फ्यूजन तो हुआ है, फिर पुराना बॉन्ड टूटेगा नया बॉन्ड बनेगा, ऐसा हमने पढ़ा था। तो हम कहेंगे अच्छा ले दे के बॉन्ड टूटना चाहिए, बॉन्ड फ्यूजन होना चाहिए, हम मान के चलते कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको आयनिक तो मिलने के चांस है नहीं। ठीक है, हम कोवेलेंट मान के चलेंगे, और कोवेलेंट हो सकता है पोलर, भाई एक हिस्सा प्लस है एक हिस्सा माइनस है, तो पोलर कोवेलेंट की भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड फ्यूजन का मतलब बॉन्ड का टूटना, ब्रेक होना है ना। इस वजह से मान लो एक डिवोर्स हो रहा है, तो डिवोर्स में दो केस है, या तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो जाओ कि भाई ठीक है एक दूसरे को गलतियां मत गिनाओ, आपको पता है आपके अंदर ये कमी है, सामने वाले को पता है ये कमी है, आप बराबर डिवाइड कर लो और क्या करो, अलग हो जाओ। ठीक है, और एक होता है कि नहीं हमें तो पूरा एलिगेशन लगाने है ना, हमें तो ये करना है, हमें तो वो करना है, तो ऑब्वियस है एक का प्रॉफिट है और एक का लॉस है। तो हमारे पास भी अगर कोई रिएक्शन है और दो एटम है तो उनके बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब मान लो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या, दो इलेक्ट्रॉन। अब आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बराबर बंटवारा कर लिया तो ठीक है भाई, ये स्पीशीज भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलेगी, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलेगी, मान लो ए और ए के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो हम कहते भी हाँ ऐसा हो सकता था, और ऐसा नहीं लड़ाई झगड़ा करके अलग होना है तब भी हो सकता था। मान लो ए बी है ना, मान लो बी तेज पड़ गया तो हम कहेंगे बी माइनस हो गया और ए क्या हो गया, प्लस। उल्टा भी हो सकता था, मान लो ए तेज पड़ गया तो फिर ए माइनस और बी प्लस। तो ये है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बराबर की है ना, और ये क्या है, लड़ाई झगड़ा करके। तो सिमिलरली कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग हम बता सकते हैं दो तरीके से बॉन्ड टूट सकता है, एक होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, एक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बराबर होता है, मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड था है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन बी का है एक इलेक्ट्रॉन ए का है, शेयरिंग है तो दोनों के बीच में रहेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने कहा कि बॉन्ड इस तरीके से टूटा कि
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ए अपना इलेक्ट्रॉन ले गया और बी अपना इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे भाई तो ए डॉट बनेगा और ये क्या बनेगा, बी डॉट बनेगा। इस तरह की जो स्पीशीज है इन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, अब हेट्रोलिटिक में आपके पास दो केस है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए यानी आयंस बनेंगे, यहाँ क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से फ्री रेडिकल मान लो ए और बी है, और मैं कहती हूँ कि ऐसा सोच लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन ए। भाई बी तेज पड़ गया मतलब बी की इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो जिसको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप कहोगे भाई अगर ये बॉन्ड यहाँ टूटा तो बी बन जाएगा माइनस और ए क्या बन जाएगा प्लस। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन आपको देगा आयंस और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन आपको देगा फ्री रेडिकल। तो पहला सवाल, कौन से बॉन्ड फिजन में रेडिकल्स बनते हैं, होमोलिटिक। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि भाई होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है ही क्या, तो तुम कहोगे एक कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन इस तरीके से होना कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाए, इक्वली डिवाइड। अब ये तुम्हें देखने को मिलेगा जनरली सनलाइट में। मान लो क्लोरीन है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl है ना, तो सनलाइट अगर आपके पास हुई तो फिर आप देखो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम दिखाते हैं हाफ एरो नोटेशन, मतलब देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, तो आपको मिलेगा Cl डॉट। ठीक है, Cl डॉट को मुझे क्या कहना चाहिए, क्लोरीन फ्री रेडिकल। Cl डॉट यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लियर। अब Cl में तो लड़ाई हो ही नहीं सकती थी, दोनों सेम। मान लो इथेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है ना, आपने हीट ही कर दिया मान लो, क्योंकि एनर्जी तो देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, मान लो आपने गर्म ही कर दिया। ठीक है, तो अगर आप हीट करोगे तो ये CH3, ये दो इलेक्ट्रॉन आपके हो गए है ना, ये क्या कहेगा मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, ये कहेगा मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, तो आप बनाएंगे CH3 डॉट है ना, CH3 डॉट को क्या बोलेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो तुम्हें लगा हीट भी सपोर्ट कर रहा है, सनलाइट भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो जब भी तुम्हारे पास हो परऑक्साइड है ना, परऑक्साइड क्या होता है, O2-2 है ना, परऑक्साइड। देखो अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ROOR, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल। तो वैसे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ वाला भी तो ऑक्सीजन है, तो फिर प्लस माइनस कैसे बनेगा, पॉसिबल ही नहीं। तो 99% केसेस के अंदर जब भी तुम्हें परऑक्साइड मिलेगा तो तुम कहोगे यहाँ मतलब नहीं है, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी परऑक्साइड मिले तो आपका आंसर कौन सा बॉन्ड फिजन होना चाहिए, होमोलिटिक। बनेगा क्या, फ्री रेडिकल। बॉन्ड फिजन कौन सा है, होमोलिटिक। तो तुम कहोगे ये कुछ ऐसा रहेगा भाई RO डॉट, और दूसरी स्पीशीज भी क्या है RO डॉट। एंटीबार्गोनिक को पढ़ोगे तो आपको परऑक्साइड इफेक्ट ही तो बोलते हो, क्योंकि फ्री रेडिकल से हो जाता है पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, अब मान लो मैं कहूँ नहीं हाइड्रोजन परऑक्साइड लिख दूँ, तो ठीक है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब सोचो अब क्या होगा, तो हम कहेंगे परऑक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन लड़ाई नहीं है ना, इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाओ, लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं। और पावर भी तो सेम है ना, पावर सेम नहीं होती तो आप दिखा सकते थे कि अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन दे दो या छोड़ दो, यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप कहोगे जब भी परऑक्साइड मिले तो आपका आंसर बनेगा फ्री रेडिकल। ये आपका एल्कोक्सी फ्री रेडिकल माना जाएगा, RO डॉट एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। और ये OH है ना, इसको क्या बोलना चाहिए, हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं यहाँ पर। मान लो अगर तुमसे पूछे बेंजोइल परऑक्साइड, देखो बेंजोइल, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड हो है ना, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड हो, परऑक्साइड मतलब वापस वही O सिंगल बॉन्ड हो और फिर C डबल बॉन्ड हो और बेंजीन, तो ये है बेंजोइल परऑक्साइड है ना। और इसे छोड़ दी, क्या आप इसका क्या करो, इंटरमीडिएट ढूंढ के लाओ। तो आपको तो परऑक्साइड देखते इंटरमीडिएट क्या ढूंढना है, बॉन्ड फिजन कैसा है, होमोलिटिक है ना। और आप कहोगे भाई इसमें क्या है, ये इस तरह से टूट जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
ठीक है, तो ये एक बार तो ये बेंजोएट बनाएगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O डॉट, ठीक है, यहाँ पे भी यही हुआ, बेंजीन C डबल बॉन्ड O डॉट, बेंजोएट। अब इसके बाद पॉसिबल है कि ये CO2 बाहर निकल जाए और ये किस में कन्वर्ट हो जाए, फिनाइल, है ना, फिनाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि बेंजीन तो नहीं है, उस पर डॉट है ना, अकेला होता तो बेंजीन, लेकिन एक आपने क्या कहा, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, बॉन्ड फ्यूजन हो चुका है ना, तो अभी बनेगा फिनाइल फ्री रेडिकल। इतनी बात क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन उसका शिफ्ट हो गया ऐसे। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, दो तरह का बॉन्ड फ्यूजन था, एक होमोलाइटिक, एक हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हेट्रोलाइटिक मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। होमोलाइटिक आपको हमेशा क्या देगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कि आप ऐसा करो, कंडीशंस बता दो, है ना, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो तो जाएगा, ठीक है, आप सिर्फ कंडीशंस बता दो कब हो सकता है, मतलब ऐसा क्या आपको मिले कि आप कहो कि हाँ होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ही होना चाहिए, क्या था सोचो। होमोलिटिक की कंडीशंस आपको पढ़ा रखी मैंने, हेल्पर याद है। अगर इनमें से कुछ भी दिया हुआ हो, मान लो कोई आपने इक्वेशन देखी और वहाँ पे लिखा है हीट, तो पूरे चांस है कि भाई हीट लिखा है तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होना चाहिए। फिर कहीं लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते, करंट पास करते हैं, आयंस बनते हैं, लेकिन उसके बाद आयंस फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि आयन तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। इस मैकेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन। तो हीट सपोर्ट करता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन को, इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट करती है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। फिर अगर कहीं लिखा है लाइट, ठीक है, तो लाइट मतलब वो HNU लिख दे, सनलाइट लिख दे, UV लाइट लिख दे, तो लाइट देखते ही पक्का रेडिकल्स बनाना शुरू कर दो, तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। फिर P मतलब परऑक्साइड, तो अगर परऑक्साइड तो हमने देखा ही था, परऑक्साइड में तो लड़ाई कर ही नहीं सकते, O और O है तो डॉट डॉट ही बनेगा। तो परऑक्साइड फॉर्मेशन भी सपोर्ट करता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। और R मतलब रेडिकल्स, मतलब अगर आपने बाहर ही कोई रिएक्शन चल रही है और आपने कुछ ऐसा कुछ मिला दिया जो रेडिकल्स बनाता है ना, आपने ऑक्सीजन मिला ली, तो ऑक्सीजन क्या करती है, रेडिकल बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो एक्सटर्नली अगर हम रेडिकल्स मिला लें, परऑक्साइड मिला दिया बाहर से, रेडिकल्स बनाने वाला कुछ मिला दिया, तो फिर वो होमोलिटिक को और क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो हेल्पर मतलब ये कंडीशंस हैं किसके लिए, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। आगे बात समझ में, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की कंडीशंस बताओ, तो आपको याद रखनी है हेल्पर, ठीक है। अब हीट भी कितना, तो हम कहेंगे 500, क्योंकि हीट तो जनरली अपन लिखते हैं ना रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए, तो 500 हाई टेम्परेचर, हीट मतलब हाई टेम्परेचर, आपको 500 डिग्री तो कम से कम देना ही पड़ेगा या उससे ज़्यादा, तब फ्री रेडिकल बनने के पूरे चांस है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे कि अच्छा ठीक है फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, एक जनरल फ्री रेडिकल को अगर मैं डिस्कस करूं, मान लो मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 डॉट, इसके बारे में जाने, तो देखो मिथाइल फ्री रेडिकल तो हम कहेंगे CH3, ठीक है भाई, CH3 और ये डॉट, क्लियर। अब गिनो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, सही है, सिंगल बॉन्ड गिन लो, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, तो मैं कहूँगी बॉन्ड पेयर 3, ठीक है, मान लेते भी बॉन्ड पेयर 3। अब 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना भाई, 3 बॉन्ड है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या माना जाएगा, sp2, और sp2 में ज्योमेट्री ट्राइगोनल कोप्लेनर, तो हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ज्योमेट्री है ट्राइगोनल कोप्लेनर, ठीक है, चलो मान लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर तुम इसके इलेक्ट्रॉन गिनो कार्बन के, तो देखो 3 तो इसके शेयरिंग में है ना, एक जगह पे 3 खुद के थे, 3 शेयरिंग में है, कितने हो गए 6, और एक एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, तो कार्बन के पास टोटल अगर इलेक्ट्रॉन गिनने जाए तो 7, तो 7 मतलब ऑक्टेट पूरा होने की तो कोई बात है नहीं, 8 होने चाहिए थे, तो तुम कहोगे यार ये तो ऑक्टेट डेफिशिएंट है, यहाँ पे तो मुझे ऑक्टेट पूरा दिख नहीं रहा, तो इसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, अष्टक न्यून ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड। अब जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसको क्या मानोगे, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, पहले 8 तो करा दो, बाकी की बातें बाद में।
तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो तुम कहोगे इसका तो खुद का ही ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका मतलब इसको हम कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि इसकी स्टेबिलिटी बतानी है, मैं मिथाइल है सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल मिलेगा, स्टेबिलिटी में डिसाइड कैसे करूँ? तो मैं कहूँगी देखो ये परेशान है, इसका खुद का ऑक्टेट पूरा है नहीं, इसलिए क्या है, दुखी है कि भाई मेरे तो 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं। पहले 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले अपन खाना खा ले, बाकी की बातें बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसमें 8 तो है नहीं, तो कैसे भी करके इसके 8 इलेक्ट्रॉन करवा दो, बाकी हम कुछ भी डिस्कस करना हो तो बाद में कर लेंगे। तो हम कहेंगे ठीक है, इसके जो सपोर्टिंग ग्रुप्स है ना, नेबरिंग ग्रुप्स है, वहाँ की बात करो भाई, यहाँ मैं कैसे ग्रुप लगाऊं कि इसकी शांति बढ़ जाए? तो तुम कहोगे भाई अगर इसको यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप मिलेगा है ना, तो उसको मदद करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन धकेल रहा है, तो आप इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हो? जिस बेचारे को जरूरत है। 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, है ना, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग है जिसके पास कमी पड़ रही है, आपने उसको एक डोनेटिंग ग्रुप दिया, तो इसको क्या हुआ, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। फिर आपने कहा मेरे पास तो 3 जगह, मैं 3 बार ऐसा कर सकता हूँ, है ना, यहाँ से भी इसको सपोर्ट कराया और यहाँ से भी इसको सपोर्ट कराया। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो मैं कहूँगी भाई कार्बन फ्री रेडिकल दिखा आपको, तो EDG ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। क्यों? क्योंकि EDG ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और आप उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो जिसको वाकई में जरूरत है, जो खुद क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर आपको स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है तो साइड ग्रुप से कर ले। अब EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप। हम इसकी स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझा सकते हैं, आई इफेक्ट से भी समझा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ले देखिए घूम के आंसर वही आएगा जो आपको EDG से मिल जाएगा। फिर जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तो इसको वापस लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब मान लो हमने कहा चलो भाई कार्बन फ्री रेडिकल है, तो कार्बन फ्री रेडिकल है तो आपने कह दिया कि भाई इसकी स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेगा डोनेटिंग ग्रुप। तो मैंने ले लिया सबसे छोटा फ्री रेडिकल यानी कि मिथाइल, ठीक है। फिर मैंने लिया CH3CH2, कितना डिग्री हुआ, 1 डिग्री। जिस कार्बन पे डॉट है ना, जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब 1 डिग्री, ठीक है। फिर आपने कहा कि CH3 CH डॉट और CH3, जिस कार्बन पे डॉट है वो कितने से कनेक्ट है, 2 से, तो 2 डिग्री, ठीक है। और अगर अब मैं यहाँ आ जाऊँ C पे डॉट और ये 3 बार CH3, तो ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री, ठीक है। और अगर आपको इनके नाम लिखने हैं तो आप पहले का नाम क्या लिखोगे, मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। सेकेंड का क्या लिखेंगे, इथाइल फ्री रेडिकल। थर्ड का आइसोप्रोपाइल, बीच वाला है ना भाई, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। और ये वाला ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। अब तुम सोचो कि ये सारे फ्री रेडिकल है, मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट कौन सा है, प्लस है ना। मिथाइल ग्रुप जो है वो सपोर्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला, इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा कि आप ले जाओ आगे। तो हम कहेंगे देखो यहाँ तो सपोर्ट सिस्टम के नाम पे कुछ भी नहीं है ना, यहाँ इथाइल में आपको सपोर्टिंग के नाम पे एक तो मिला, तो हम कहेंगे चलो 1 का सपोर्ट है, यहाँ 2 का सपोर्ट है और यहाँ 3 का सपोर्ट है, ठीक है। तो ये 3 डिग्री है आपका, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल, कोई डिग्री नहीं है इसकी, ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो, 3 to 1, तो आप कहोगे सपोर्टिंग ग्रुप ने तो हमारे को हेल्प किया, तो सपोर्टिंग ग्रुप टर्शरी में क्या है, सबसे ज़्यादा। तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर में आप तुम कहोगे भाई 3 डिग्री सबसे बढ़िया है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और लास्ट में मिथाइल फ्री मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आप हाइपर कॉन्जुगेशन से समझा सकते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब प्लस आई इफेक्ट माइनस आई, जरूरत थोड़ी हर बार प्लस आई हो, मान लो क्लोरो लगा लो तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस आई, ठीक है। तो आई इफेक्ट लिखेंगे, आई इफेक्ट से समझा सकते, हाइपर कॉन्जुगेशन से समझा सकते, और मान लो साइड ग्रुप वो है ऐसा कुछ हो जिसमें रेजोनेंस हो, मान लो मैं बेंजीन लगा दूँ तो घूम जाएंगे ना सारे बाई इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेंस यानी कि एम इफेक्ट मीजोमेरिक इफेक्ट से भी समझा सकते हो,
ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चलो भाई ये फ्री रेडिकल हो गया, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर मिथाइल। क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन करने एक बार वापस समझ लो, ठीक है पूरा, ताकि तुम्हारे को क्लियर हो जाएगा हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी आपके पास शुरू में होगा रिएक्टेंट, फिर क्या होगा रिएजेंट, रिएजेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा लेकिन बीच में इंटरमीडिएट। ठीक है, हमें 3 तरह के इंटरमीडिएट डिस्कस करने, फ्री रेडिकल, कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, और इसके अलावा वाले नाइट्रीन, कार्बीन और बेंजाइल। ये अपने सिलेबस में बस इन्हीं की बात करनी है, नाइट्रीन, कार्बीन, बेंजाइल। ठीक है, और कार्बन वाले अगर हम बात करें तो हम कहेंगे फ्री रेडिकल, कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन। ठीक, तो हम कहेंगे इंटरमीडिएट बनाने के लिए बॉन्ड फ्यूजन होना जरूरी, बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के 2 तरीके हैं, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है होमोलाइटिक और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हेट्रोलाइटिक। तो अगर होमोलाइटिक होगा तो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, और अगर हेट्रोलाइटिक होगा तो आयन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर होमोलाइटिक में हम कहेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर हमें जनरली एरो पे क्या दिखा, लाइट, सनलाइट दिखी या हीट। हीट में भी कंडीशन कितनी, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा मिल जाए या इतना मिल जाए तो फ्री रेडिकल बनने के पूरे चांसेस है। अदरवाइज आपको क्या मिल जाए, अदरवाइज क्या मिल जाए, परऑक्साइड। परऑक्साइड देखते ही आपको बताना है कि वो परऑक्साइड है, इसका मतलब होमोलाइटिक। ठीक है, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, तो जहां पे परऑक्साइड दिखा हम होमोलाइटिक में पहुंच जाएंगे, फ्री रेडिकल बनाने में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा, ये इंटरमीडिएट बेंजोइल परऑक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉफ है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ समझाओ, एंटी मार्कोनिकॉफ का नाम ही क्या था, परऑक्साइड इफेक्ट है ना, खराश इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट। ठीक है, अब होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन को सपोर्ट करने की कंडीशन, कब होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, जब आपको क्या मिले, हीट ग्रेटर देन 500 डिग्री, या फिर आपको क्या दिखे, या फिर या अगर रिएक्शन में ऊपर से मिक्सचर में वो कुछ मिला रहा है तो हम यही करेंगे, रेडिकल बनाने वाली स्पीशीज में लाएगा तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन को सपोर्ट करेगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हमने लिया सबसे पहले मिथाइल फ्री रेडिकल यानी कि CH3 डॉट। ठीक है, अब CH3 डॉट में कार्बन देख लो कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, तो बॉन्ड पेयर 3 है। अब बॉन्ड पेयर 3 है यानी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ज्योमेट्री, ठीक है। अब 3 बॉन्ड में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन और एक जो उसके पास खुद का है, कितने हो गए टोटल, 7। तो ये ऑक्टेट, क्योंकि 8 तो है नहीं, है ना, और जो भी ऑक्टेट डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो फ्री रेडिकल में तो हमेशा ही होगा। फ्री रेडिकल मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज जो बॉन्ड फ्यूजन के बाद बनी है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आते ही कौन सा कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक। तो हो गया इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ, तो हम कहेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है भाई, और जहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है दैट शुड बी पैरामैग्नेटिक, तो भाई पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, मतलब इसका पहला काम है अपने 8 इलेक्ट्रॉन कर लो, और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए अपने आसपास क्या बिठाओ, सपोर्टिंग ग्रुप। तो सपोर्टिंग ग्रुप मतलब EDG, डोनेटिंग ग्रुप इसको सपोर्ट करेंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। और हमें पता है एल्काइल ग्रुप हमेशा क्या होता है, EDG, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा सपोर्ट है, और इसको सपोर्टिंग ग्रुप की ज़रूरत है क्योंकि ये डेफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो EDG ग्रुप इसका सपोर्टिंग है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो हमने लिया सबसे पहले मिथाइल फ्री रेडिकल, आफ्टर दैट 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो तुम देखो सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग ग्रुप मिले 3 डिग्री। तो हम कहेंगे अगर स्टेबिलिटी पूछ रहे हो फ्री रेडिकल की तो सबसे बढ़िया फ्री रेडिकल है 3 डिग्री, फिर और फिर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब इन्हीं पे, इसी जनरल नॉलेज पे बेस तुमसे मान लो कुछ क्वेश्चन पूछ ले, मान लो आपसे पूछा, ये कहीं ना कहीं मिलेगा तुम्हें शीट में, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्रोपीन एल्कीन इतना रिएक्टिव है ना, एल्कीन की क्रियाशीलता ज़्यादा है, रिएक्टिविटी ज़्यादा, डायरेक्ट कर लेता क्लोरीन से रिएक्शन, है ना। हमने बोला ना ब्रोमीन वाटर, ठीक है, तो ब्रोमीन ले लो CCl4 में घोल के तो डायरेक्ट हो जाती। आपको हीट करने की क्या जरूरत पड़ी, और स्पेसिफिकली टेम्परेचर 500। तो यहाँ आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए इतना टेम्परेचर, वो भी जाना पहचाना, कुछ ऐसा पूछ रही है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और क्लोरीन।
अगर ये टेम्परेचर नहीं देता ना, तब तो तुम सोचते कोई नहीं, एक सीएल इधर लगाओ, एक सीएल इधर लगाओ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल दो और टेंशन खत्म। लेकिन ये आपको दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये तो हमने कहीं पढ़ा था, ये टेम्परेचर तो किस फीजन के लिए है? अब यहाँ कहाँ होमोलिटिक बॉन्ड फीजन होगा? ये वाला बॉन्ड फिजन कर दे तो कैसे होगा? अगर मैं ये बॉन्ड फिजन कर दूं तब तो दो डॉट इधर भी है, डॉट इधर भी है, कैसे चलेगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या करें? देखो, अगर यहां से H डॉट निकाल दो, अगर मैं ये वाला बॉन्ड स्प्लिट करूं, CH3 है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, टेम्परेचर इतना दिया है कि इनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही बॉन्ड स्प्लिट करना होगा। मान लो ये अपना अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये H डॉट जाके क्लोरीन से मिलेगा तो HCl अलग और Cl डॉट आ जाएगा मार्केट में अटैक करने के लिए। तो हम कहेंगे चलो ये तो काम खत्म हो जाएगा। इससे जो मुझे रेडिकल मिल रहा है दैट इज CH2 डॉट, फिर क्या है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। याद करो, आपने हेलो एल्केन में पढ़ा है, कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पड़ोसी को क्या कहते हैं? कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, एलाइल। याद होगा, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, बेंजाइल, कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, एलाइल। डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन को एलाइल बोलते हैं। तो मैं कहूँगी चलो अगर ये फ्री रेडिकल है तो ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है एलाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। क्या यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है? चेक करें तो हम कहेंगे देखो ये कुछ ऐसा है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, क्योंकि भाई रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी लाता है, केमिस्ट्री में फिक्स है, रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी लाता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस एक स्ट्रक्चर दूसरे में बदलती, ठीक है, तो अब एक इसमें बदल रही है, इसमें बदल रही है, वापस बदलती रहेगी, कंटिन्यू, कोई रुकेगी तो नहीं। तो कंटिन्यू कोई प्रोसेस हो रहा है तो एनर्जी लॉस, और एनर्जी लॉस, सिस्टम का एनर्जी जितना डाउन होगा सिस्टम उतना क्या होगा? स्टेबल। इसके टिकने के चांसेस है, नहीं तो इंटरमीडिएट आपके 10 की पावर -6 सेकंड में तो गायब ही हो जाते हैं। और बहुत बार हम कहते हैं हाइपोथेटिकली, क्योंकि ये बनेगा तब ऐसा हो सकता था, अब बनेगा तो हमने कहीं देखा क्या, तो हम कहते हैं इंटरमीडिएट है, सेपरेट करना मुश्किल है। और 10 की पावर -6 सेकंड में अगर कोई रुकता है तो उसको कैसे सेपरेट करे, कैसे उसको स्टडी करे? इसलिए तो हम कहेंगे नहीं, अगर रेजोनेंस आ गया तो ही रुकेगा। देखो अब बॉन्ड फिजन कैसे होगा, तो हम कहेंगे ना कि भाई ये डबल बॉन्ड ही तो है, पाई बॉन्ड मोबाइल है, पाई बॉन्ड कमजोर है ना, तो अगर ये बॉन्ड इधर टूट गया, ये डॉट, और ये इधर टूट गया, ये भी डॉट, तो ये डॉट डॉट डबल बॉन्ड बना लेंगे क्या? सोचो, एक सिग्मा है, एक पाई है, पाई पीक पड़ता है ना, और होमोलिटिक फिजन हुआ तो ये भी डॉट और ये भी डॉट, तो ये डॉट और डॉट तो मैं कहूँगी लो डबल बॉन्ड बन गया, वापस एक पाई बॉन्ड इधर आ गया, पाई बॉन्ड तो वैसे ही मोबाइल है, जहाँ बने वहाँ बन जाओ। तो हम कहेंगे हाँ ये, तो ये इसमें बदलेगा और ये इसमें बदलेगा, यानी ये चीज़ क्या है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से एलाइल फ्री रेडिकल क्या हो गया? स्टेबल। तो मैं कहूँगी ये तो बना सकते हैं भाई। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि ये स्टेबल है। और ये स्टेबल क्यों है? तो ये स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन डॉट चला जाएगा, क्लोरीन से मिल जाएगा, HCl अलग, Cl डॉट मार्केट में घूम रहा है, वो Cl डॉट कहेगा कि अब कहाँ अटैक करना है, तो अटैकिंग पोजीशन क्या है? तो इधर या इधर, कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। तो आपका जो यहाँ आंसर है दैट इज एलाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या हो गया? Cl। इसको हम क्या बोलेंगे? एलाइल क्लोराइड। तो तुम सोचो, आज तक तो हमने पढ़ा है एल्कीन है, एक डबल होता है ना, एक डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई है, एक पाई टूटेगा 2 सिग्मा बनेंगे, है ना, एक एटम इधर ऐड होगा, एक एटम इधर ऐड होगा, एडिशन पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बने कैसे? उल्टा आपने तो गर्म कर दिया, है ना। तो आपने सिस्टम को कंडीशन ऐसी दी कि वो किस बॉन्ड फिजन के अंदर जाए? होमोलिटिक। आपने पढ़ा था ना हेल्पर, ये हेल्पर को हमेशा दिमाग में रखना, ये हेल्पर फंसा देता है। क्या आपकी ये 500 डिग्री आते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए होमोलिटिक। तो मैं फ्री रेडिकल तो बनाऊं, लेकिन कुछ बनाऊं तो ढंग का ही बनाऊं, है ना। तो तुम कहोगे हाँ हमने इतना बढ़िया रेडिकल बनाया जो खुद ही क्या हो गया? स्टेबल। खुद ही स्टेबल हो गया, टेंशन ही नहीं। मतलब आप पढ़ा तो रही हो, ऐसे को पढ़ाओ तो रिजल्ट दे दे, मज़ा ही आ जाएगा, है ना। तो रेजोनेंस अपने आप पढ़ रहे, देखो कोई टेंशन ही नहीं है, आपने सिर्फ क्या किया? थोड़ा सा पुश किया, बाकी तो काम अपने आप चल रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा रेडिकल, क्योंकि अब तुम्हें लगे ये क्यों बना, ये बना लेते 2 डिग्री निकल जाता, हालांकि डबल बॉन्ड है तो माना नहीं जाएगा, बट ये बना लेते। तो आपको ऐसा देखना है कि ऐसा रेडिकल बनाओ जिसमें कुछ खास बात हो, और खास बात क्या है?
रेजोनेंस। रेजोनेंस केमिस्ट्री में आती क्या चीज़ मानी जाएगी? स्टेबल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में बदलती जाती है, एनर्जी लॉस होता है, जितना एनर्जी लॉस होगा सिस्टम में उतनी ज़्यादा स्टेबल, जो एनर्जी लॉस होगा दैट इज रेजोनेंस एनर्जी, वो एक्स्ट्रा होगी। आगे बात समझ में? ठीक है, अब इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, कंडीशन देख के बताओ। देखो ये इथाइल बेंजीन है, किससे रिएक्शन करानी है? किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। अब सनलाइट आती दिमाग में आना चाहिए, अरे होमोलिटिक है ना, हमारी हेल्पर कंडीशन में पहली हेल्प तो यहाँ से हो गई, तो हम कहेंगे ओ ये तो HNU है, ये तो सनलाइट है, तो ये है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो अब बॉन्ड तो मुझे ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा कि फ्री रेडिकल बने, फिर फ्री रेडिकल बनाओ तो अच्छा बनाओ, ढंग का बनाओ। अब ढंग की बात आए है ना, अब ऐसे भी देखो सनलाइट रेडिकल हमेशा साइड चेन में बनाने की कोशिश किया करो। बेंजीन वाले फ्री रेडिकल है ना बेकार होते है ना, क्यों बेकार होते हैं तो वो आगे बताऊंगी मैं तुम्हें। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले रेडिकल स्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो मैं कहूँगी अच्छा यहाँ बनाऊँ तो 1 डिग्री, यहाँ बनाऊँ तो 2 डिग्री। तो दो चॉइस है मेरे पास कि भाई देखो ये बेंजीन बना लेते हैं हम। एक चॉइस तो था कि ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए है ना, और यहाँ रेडिकल बन जाए, ठीक है, इथाइल फिनाइल फ्री रेडिकल या फिनाइल इथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। और एक चॉइस मेरे पास ये थी कि भाई ये CH डॉट और ये CH, ठीक है। अब अगर तुमने इतना दिमाग लगा लिया कि ऊपर वाला तो 1 डिग्री है और नीचे वाला 2 डिग्री तो सही, लेकिन अगर उससे ज़्यादा दिमाग लगाओ ये रेजोनेंस के अंदर आ जाएगा। नहीं, अगर ये बॉन्ड का मैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कर दूं तो तुम कहोगे एक डॉट इधर है भाई, एक डॉट इधर है, तो ये डॉट डॉट आपका डबल बॉन्ड और यहाँ डॉट, और ये फ्री रेडिकल पूरी रिंग में घूम के आएगा। तो जितना आप सोच रहे हो ना उससे कहीं ज़्यादा क्या है? स्टेबल। 2D इसके कंपैरेटिवली तो वैसे ही है, और वैसे भी और ज़्यादा है क्योंकि इसमें क्या है? रेजोनेंस। तो स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस है ना, तो इसमें रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी अचीवमेंट ज़्यादा रहेगा। तो हम कहेंगे अच्छा अगर ये चीज़ है तो हम क्या करें, यहाँ डॉट है, ब्रोमीन तो चल ही रहे, ब्रोमीन Br डॉट Br हो जाएगा सनलाइट में, तो हम कहेंगे ओके ये Br यहाँ लगा लेते हैं। तो इसका आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो मेजर क्या बनाऊं? CH Br और CS, ठीक है। और माइनर प्रोडक्ट, और डिफरेंस ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल था, सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री के चक्कर में स्टेबल नहीं था, रेजोनेंस के चक्कर में उल्टा ज़्यादा स्टेबल था, ठीक है। तो डिफरेंस भी ज़्यादा आएगा है ना, तो हम कहेंगे ये हो गया, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ हेलो एल्केन पढ़ रहे थे ना अपन, तो ये इसका क्लासिफिकेशन कौन सा हैलाइड है? एलाइलिक है, एराइलिक है, विनाइलिक है, एल्काइलिक है, बेंजाइलिक है, वेट कर रहे थे बेंजाइलिक का, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन है ना, हैलोजन उस कार्बन से कनेक्टेड है जो कार्बन बेंजीन का पड़ोसी है, तो ये क्या है? कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन। तो क्या है? कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन है, मतलब ये बेंजाइलिक है, और वो विनाइल तो ही नहीं, विनाइल तो डबल बॉन्डेड होता है, वो sp3 में है, देखो है ना, सिंगल बॉन्डेड है, जिसे आपने हैलोजन कनेक्ट किया sp3 है, एल्काइल है ना। एल्काइलिक में क्या बोलते हैं? CsP3, हैलोजन में 3 थे, एक एल्काइलिक था, एक बेंजाइलिक था और एक एलाइलिक था। अब बेंजाइलिक तो ये हो गया, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन चाहिए था, तो बेंजाइलिक तो है नहीं। फिर एलाइल, कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, तो है ही नहीं, तो बचा ही क्या? एल्काइल है ना, एल्काइल ग्रुप से तो कनेक्ट किया आपने ऐसे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये तो आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा और ये क्या रहेगा? माइनर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। चलो टेंशन ही खत्म, मेजर हो गया, माइनर हो गया, ठीक है। अब मान लो मिलता जुलता क्वेश्चन दे रही हूँ, ऐसा आ जाता तो अब आपके पास हेल्पर नहीं है क्या? ना तो हीट है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना लाइट है, ना पेरोक्साइड है, और ऊपर से तुम कुछ ही नहीं मिला रहे, है ना। देखो ये लुइस एसिड है ना, लुइस एसिड मतलब मैं तो खुद ही परेशान हूँ, मेरे को तो खुद को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो आप कैसे भी करके मेरी मदद कर दो, बाकी आप सोचते रहो। तो हम कहेंगे ओके चलो ऐसा करते हैं, तो ये FeBr3 जैसे AlCl3 था है ना, सेम काम करेगा। FeBr3 ब्रोमीन को पकड़ लेगा, क्या मेरे ऑक्टेट पूरे करा दे, या चलो Fe को तो ऑक्टेट की भी जरूरत नहीं है, बट लुइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करवा लो, क्या मेरे को तो अपना लोन पेयर डोनेट कर दो, बाकी तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो।
तो आगे इंटरमीडिएट ब्रोमीन प्लस। ठीक है, अब ब्रोमीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, भाई मैं प्लस हूँ, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो हम यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा इधर। अब देखो ये साइड चेन ही बेंजीन रिंग है ना, तो साइड चेन पे अटैक जब होता है जब आपको सनलाइट मिल जाए, सनलाइट साइड चेन, सनलाइट साइड चेन फिक्स कर लो। तो हम कहेंगे सनलाइट वनलाइट का तो डंडा ही नहीं है यहाँ पे, तो हम कहेंगे ओके चलो इथाइल बेंजीन साइड चेन पे तो हमें जाना नहीं। और इलेक्ट्रोफाइल क्या सोचेगा, 3-3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3-3 पाई बॉन्ड घूम रहे है ना, और जो घूम रहा है वो कमजोर है ना। मान लो शेर आया और उसको लगेगा शिकारी तो मैं हुई है ना, और ये चारा तो बेचारा वैसे ही कमजोर है, तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ अटैक करना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक्स एट बेंजीन रिंग है ना, उसको लगेगा इनको तो छोड़ो ये बेकार है, आपको अटैक हमेशा कहाँ करना है, यहीं करना है। ठीक है, बेंजीन रिंग पे करना है। अब बेंजीन रिंग पे करना है तो आप साइड ग्रुप को देख लो, क्योंकि साइड ग्रुप टांग जरूर उड़ाएगा। साइड ग्रुप आपका क्या है, ईडीजी है ना, ये कह ले जाओ आपको जो मर्जी पड़े करो, मेरे कोई टेंशन नहीं। तो जो डोनेटिंग ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है ना, वो आपको दिशा देता है। ठीक है, आपको अटैक तो करना ही है ना। अब मैं आपकी मदद कितनी कर सकता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, भाई तुम या तो यहाँ अटैक करना या फिर यहाँ है ना। मान लो देखो चोर घर में घुस ही गया और वो चाकू भी निकाल के बैठा है, अब तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम सीधा सीधा इशारा कर दो, एक सामान यहाँ पड़ा है तेरे काम का, दूसरा सामान वहाँ पर, तीसरा शब्द आपको कुछ नहीं बोलना। ठीक है, तो ये आपका डोनेटिंग ग्रुप है, इसको पता है कि भी धावा तो बोलेगा, अब मुझे बताना ही पड़ेगा, तो ये साफ बता देगा भाई देखो 2 पोजीशन है, एक ऑर्थो एक पैरा। तो तुम सीधा आंसर दे दो, बीच का मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर दे दो कि अगर इथाइल बेंजीन है तो ब्रोमीन के पास 2 चॉइस है, एक बार पैरा पे अटैक करने की और एक बार ऑर्थो पे अटैक करने की। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं सब। अब उसमें भी तुमसे एग्जामिनर छोड़ता तो है ही नहीं, लो बताओ ज़्यादा कौन सा बनेगा, पैरा है ना। जब तक यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है, तब तक आपको देखना है पैरा जो है दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो तुम कहोगे यहाँ मेजर प्रोडक्ट। और भी सिचुएशन है फिनॉल में ऑर्थो बनने की, बट जनरल फिलहाल अगर आपको देखना है तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो पैरा मेजर है सिमेट्रिक की वजह से, अदरवाइज हो। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा हेलो एल्केन के अंदर। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन था तुम्हारे पास, आपके पास था साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, फिर आपके पास था HI, और फिर था सनलाइट था या हीट था, हीट था आई थिंक, हीट था। ठीक है, और आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया। ठीक है, सोचो। देखो ये दोनों कंडीशन किसको सपोर्ट कर रही है, दिमाग में रख लेना कि भाई आपको ऐसा करना ही नहीं, क्योंकि ना देखो जनरल हमारी क्या आदत पड़ी हुई है, अच्छा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HI कुछ भी नहीं देता, अगर वो ऐसी रिएक्शन दे देता या एरो पे कुछ नहीं लिखता तो मैं कहती हूँ ठीक है, एक कार्बन पे H चला जाएगा, एक पे I चला जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल, और ऐसे ही करते 90% बच्चे। लेकिन आपको देखना ये क्यों दिया, यहाँ कुछ तो उसका क्या होगा है ना, आपको कुछ हिंट देना चाह रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे अच्छा भाई ये हेल्पर में से हमारी ये कंडीशन है, मतलब हम इस कंडीशन को पकड़ लेते हैं कि भाई ये कंडीशन हमारी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन वाली हमारी कंडीशन है। ठीक है, अब अगर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होना ही है, फ्री रेडिकल बनना ही है, तो अच्छा वाला बनाओ। अब इसमें अच्छा क्या हो सकता है सोचो, ये मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है, मैं कौन सा बॉन्ड स्प्लिट करूं, है ना, इसको तो मुझे छेड़ना नहीं है। सोचो अगर इसके पास वाले को ही हटाऊं, है ना, अगर मैं यहाँ होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करूं, ठीक है, कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन लेकर रवाना हो जाओ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो, तो मुझे कुछ ऐसा फ्री रेडिकल मिलेगा। सही है, कौन सी कैटेगरी, एलाइलिक, फ्री रेडिकल नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, है ना, तो ये फ्री रेडिकल है, कैटेगरी नाम एलाइलिक नहीं है बट क्लासीफाई तो कर सकती हो ना एलाइलिक वाली कैटेगरी, तो ये एलाइलिक फ्री रेडिकल है। और एलाइलिक फ्री रेडिकल आते ही हमेशा क्या होता है, रेजोनेंस। एलाइलिक फ्री रेडिकल आया तो रेजोनेंस, तुम कहोगे ना कि ये बॉन्ड शिफ्टिंग कर सकते हैं ना, अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए और मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, तो मैं यहाँ डबल बॉन्ड बना दूँ, डॉट इधर आ जाएगा, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड और ठीक है। तो अब हम कहेंगे अच्छा ठीक है, HI, H और I को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, I का साइज बहुत बड़ा है, तो H और I, H डॉट और I डॉट, तो I डॉट क्या सोचेगा कहाँ अटैक करना चाहिए,
कहाँ करना चाहिए? जो आपका फ्री रेडिकल बना पड़ा है ना, वहाँ अटैक करना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज ई डबल बॉन्ड, और यहाँ मैं क्या कर देती हूँ, आई रख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ लगाओ, कहीं लगाओ, मतलब डेक्स डबल बॉन्ड के पड़ोस में कहीं पे भी इसको क्या करो, सेट कर लो। ठीक है, मान लो HI की जगह मैं तुम्हें यहाँ पे दे देती Br2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाता, Br आ जाता, ऐसे कर लो। ठीक है, HI क्लियर नहीं है मुझे क्या था उधर, है ना। तो यहाँ मान लो कोई हेलोजन दिया है लेकिन आपको सनलाइट दे दी। ठीक है, तो क्या ही टेंशन है ना। और बाकी क्या होता, हाँ तो Br2 से ज़्यादा सही हो जाएगा ना। अब क्या होगा, H डॉट निकला, H डॉट और Br डॉट साइड में क्या चला जाएगा, H। तो ये वाला एग्जाम्पल था आपके NCERT के अंदर हेलो एल्केन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो अब तुम बताओ ये कहाँ सोच के लाया है, ये इस कंडीशन को लाया है ना। इसे सोचा, ये तो आपने 11 में पढ़ाई था होमोलिटिक, फिर आपने पढ़ा भी था होमोलिटिक कब कब होगा, तो आपको याद आना चाहिए अच्छा यहाँ होगा। फिर आपके दिमाग में आना तो चाहिए अच्छा बनाऊँ तो बढ़िया ही बनाऊँ, तो एलाइलिक बनाऊँ। उसके बाद में आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा अब क्या हो सकता है, तो अब चांसेस ये बनने के, डबल बॉन्ड नहीं छेड़ना है। ठीक है, नहीं तो अपन क्या करते हैं, अगर यहाँ X होता तो इधर एक ब्रोमीन इधर, एक ब्रोमीन इधर, और डबल बॉन्ड क्या हो जाता, सिंगल, तो होती गड़बड़। ठीक है, तो समझ में आ गया फ्री रेडिकल वाला पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर। स्टेबिलिटी बाद में पढ़ेंगे जब आपने क्या पढ़ लिया हो, क्या क्या चीज़ अफेक्ट करती है स्टेबिलिटी को, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन और आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, चलो।